Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker Jeremy Bentham. जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। इससे पहले हम जेरेमी बेंथम के बारे में जान लेते हैं। जेरेमी बेंथम जो है उनका ना केवल राजनीतिक विचारकों में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में और एक महान समाज सुधारक के रूप में भी गरिमापूर्ण है। जेरेमी बेंथम न केवल राजनीतिक विचारक थे बल्कि वे शिक्षा के क्षेत्र में भी, कानून के क्षेत्र में भी एक महान समाज सुधारक माने जाते हैं। बेंथम एक मूलतः कानूनविद थे, कानून के अच्छे विज्ञाता थे। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को ज्ञान कोश से भरने के लिए अनेक विषयों पर अपने विचार दिए हैं, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन उनका उपयोगितावाद का सिद्धांत है। असाधारण प्रतिभा के धनी उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 में लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। वकील परिवार में जन्म होने के कारण ही वे अच्छे कानूनविद थे, अच्छे कानून के विज्ञाता थी, विशेषज्ञ थी। और 6 जून 1832 को 84 वर्ष की आयु में जेरेमी बेंथम का निधन हो गया। जेरेमी बेंथम की महत्वपूर्ण रचनाएं। बेंथम जो है वो निर्बाध रूप से लिखने वाले महान विचारक थे। उनकी अधिकतर रचनाएं अपूर्ण हैं, पूरी नहीं हुई क्योंकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका संपूर्ण लेखन कार्य 148 संदूकों में पांडुलिपियों के रूप में लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट जो 1776 में लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789, डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स 1811, अ ट्रीटिस ऑन जुडिशियल एविडेंस 1813, द बुक ऑफ फैलेसिस 1824 एंड कॉन्स्टिट्यूशन कोड 1830। इनमें से फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट और एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये 2 रचनाएं जेरेमी बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन बेंथम की सर्वोत्तम रचना है। अब हम आते हैं बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत पर। उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम का सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य देन है। उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसके उपयोगितावाद पर ही आधारित है। बेंथम ने जितने भी विचार दिए हैं सभी विचार उपयोगितावाद पर आधारित हैं, लेकिन उसे इसका प्रवर्तक नहीं माना जाता। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक नहीं माना जाता। रोचक बात यह है कि बेंथम ने कहीं भी उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। बेंथम के उपयोगितावाद दर्शन का वर्णन उनकी 2 पुस्तकों फ्रेगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। उपयोगितावाद का अर्थ क्या होता है? उपयोगितावाद राजनीतिक सिद्धांतों का ऐसा कोई संग्रह नहीं है जिसमें राज्य और सरकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यह मानव आचरण की प्रेरणाओं से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। उपयोगितावाद 18वीं शताब्दी के आदर्शवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो इंद्रिय अनुभववाद की स्थापना करता है। उपयोगितावाद की दृष्टि में उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का वह गुण जो लाभ, सुविधा, आनंद, भलाई या सुख प्रदान करता है और अनिष्ट, कष्ट, बुराई या दुख को पैदा होने से रोकता है। तो उपयोगितावाद का अर्थ हुआ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण होता है जिससे सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का निवारण होता है। बेंथम ने आगे कहा है कि उपयोगितावाद की अवधारणा हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
यह हमारे जीवन के समस्त निर्णयों की आधारशिला होती है। उपयोगितावाद का वास्तविक अर्थ सुख है। व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण समाज का लक्ष्य भी सुखों को प्राप्त करना होता है। उपयोगितावाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता बेंथम ने बताई है कि उपयोगितावाद सुख और दुखों पर आधारित होता है। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत सुख और दुख दो आधारों पर आधारित है। बेंथम का मानना है कि जो कार्य हमें सुख देता है वो उपयोगी है और जो कार्य हमें दुख देता है वो उपयोगी नहीं है। बेंथम का ये मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दो शक्तियों के अधीन रखा और यही शक्तियां हमें बताती हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही और गलत के मानदंड उन शक्तियों से बंधे हुए। दूसरी विशेषता है सुखों की प्राप्ति और दुखों का निवारण। बेंथम का यह मानना है कि जो वस्तु सुख प्रदान करती है वह अच्छी है और उपयोगी है। जिस कार्य या वस्तु से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगितावाद ही है। बेंथम का ये मानना है कि जिस कार्य से प्रसन्नता आनंद में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी है और उसी से सुख की प्राप्ति होती है और दुखों का निवारण होता है। इसलिए उपयोगितावाद का सिद्धांत सुखों की प्राप्ति और दुखों के निवारण का सिद्धांत है। तीसरी विशेषता है सुख और दुख का वर्गीकरण। बेंथम ने सुख और दुख को दो भागों में बांटा है, सरल और जटिल। उसके अनुसार सरल सुख 14 प्रकार के होते हैं और सरल दुख 12 प्रकार के होते हैं। सरल सुखों या दुखों को परस्पर मिलाने से जटिल सुख या दुखों का जन्म होता है। सरल सुख होते हैं मित्रता का सुख, इंद्रिय सुख, सहायता का सुख, संपर्क सुख, दया का सुख, स्मरण शक्ति का सुख, आशा का सुख, सत्ता का सुख, धार्मिकता का सुख, ईर्ष्या का सुख, उदारता का सुख, संपत्ति का सुख, कुशलता का सुख और यात्रा का सुख। इसके बाद सरल दुख होते हैं अपमान का दुख, धर्मनिष्ठा का दुख, संपर्क का दुख, कल्पना का दुख, शत्रुता का दुख, इंद्रिय दुख, अभाव का दुख, स्मरण शक्ति का दुख, उदारता का दुख, आशा का दुख, ईर्ष्या का दुख और अकुशलता का दुख। चौथी विशेषता है सुख और दुख के स्रोत। बेंथम ने सुख और दुख के 4 स्रोत बताए हैं: धर्म, राजनीति, नैतिकता और भौतिक। धार्मिक सुख हमें धर्म में आस्था रखने और धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करने से प्राप्त होता है, जैसे कुंभ के मेले में स्नान करना। यदि वहां पर कोई अनहोनी हो जाए तो उसे धार्मिक दुख कहा जाएगा। राजनीतिक सुख राज्यों की नीतियों और कार्यों से प्राप्त होता है, जैसे सरकार के द्वारा धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करना। यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जो जन कल्याण के विपरीत हो तो उससे प्राप्त दुख राजनीतिक दुख होगा। नैतिक सुख व्यक्ति को उसके नैतिक आचरण से मिलता है, जैसे दूसरों की सहायता करना। यदि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें कोई सहायता ना मिले तो उससे प्राप्त दुख नैतिक दुख कहलाएगा। भौतिक सुख प्राकृतिक वस्तुओं से मिलता है, जैसे संतुलित वर्षा का होना सभी को सुख देता है, लेकिन वर्षा अत्यधिक मात्रा में होकर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे तो इससे प्राप्त दुख भौतिक या प्राकृतिक दुख कहलाएगा। पांचवी विशेषता है सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है। बेंथम का ये मानना है कि सभी सुख गुणों में एक जैसे होते हैं, इसलिए उनमें गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। उसका कहना है कि पुष्पिंग जो बच्चों का खेल होता है उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। खेलने से भौतिक सुख मिलता है जबकि कविता पढ़ने से मानसिक सुख। दोनों सुखों की मात्रा को मापा जा सकता है, इनकी गणना संभव है। बेंथम ने कहा कि एक कील भी उतना ही दर्ददेशी है जितने की कर्कश आवाज कठोर आवाज। इसलिए सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। छठी विशेषता है सुखों दुखों का मापन। बेंथम के अनुसार सुखों और दुखों को परिमाणिक तौर पर मापा जा सकता है। इससे कोई अपने सुख या दुख को माप सकता है। यह मापन ही किसी वस्तु या कार्य को सुख दुख के आधार पर अच्छा या बुरा प्रमाणित कर सकता है। ये सुख और दुख मानवीय क्रियाओं के आधार और उद्देश्य होते हैं। इन सुखों को फैलिसिफिक कैलकुलस, एक यंत्र का नाम है फैलिसिफिक कैलकुलस, इसके द्वारा मापा जा सकता है। सातवीं विशेषता सुखवादी मापक यंत्र। बेंथम का विचार है कि सुख और दुख को तुलनात्मक आधार पर परखा जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख को मापने की जो पद्धति सुझाई है उसे सुखवादी मापक यंत्र यानी फैलिसिफिक कैलकुलस का नाम दिया है। आठवीं विशेषता है परिणामों पर जोड़। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत परिणामों पर आधारित है, नियत पर नहीं। बेंथम का मानना है कि सुख और दुख स्वयं ही उद्देश्य हैं। इनके होते हुए भी
अच्छे या बुरे इरादों को मानने की आवश्यकता नहीं। किसी भी कार्य की अच्छाई या नैतिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। उसने किसी वस्तु के परिणाम को ही सत्य, असत्य, अच्छाई, बुराई का मापदंड स्वीकार की। 9वीं विशेषता है राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है। बेंथम के अनुसार राज्य के वे कार्य उपयोगी होते हैं जो व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। सभी व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी है। राज्य का जो उद्देश्य है वो किसी एक व्यक्ति को सुख प्रदान करना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना है। उपयोगितावाद का अर्थ ही यही है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसलिए बेंथम कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण में राज्य को सहयोग देना चाहिए। 10वीं विशेषता अनुशस्तियों का सिद्धांत। सुख की अनुशस्तियां शारीरिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक 4 प्रकार की होती हैं। धार्मिक अनुशस्ति व्यक्ति के आचरण को ठीक करती है। नैतिक अनुशस्ति व्यक्ति के मन को अनुशासित करती है और यह सदा उपयोगी होती है। राजनीतिक अनुशस्ति राज्य के द्वारा पुरस्कार और दंड के रूप में व्यक्तियों पर लगाई जाती है। इसे कानून अनुशस्ति भी कहा जाता है। तो ये थी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की विशेषताएं। इसके अलावा बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की गई हैं, क्योंकि बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को सरल बनाने का इतना अधिक प्रयास किया कि इस सिद्धांत में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। आलोचकों ने उसके इस सिद्धांत को भ्रम और विरोधाभास का पिटारा तक कह दिया। इसकी आलोचनाएं कई आधारों पर की गई हैं। सबसे पहली आलोचना है मौलिकता का अभाव। यह सिद्धांत बेंथम की मौलिक देन नहीं है। बेंथम ने प्रिस्टले के विचारों को नया रूप देने का प्रयास किया है। बेंथम ने भी प्रिस्टले के ही इस विचार को उधार लिया कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार प्रिस्टले के माध्यम से बेंथम तक पहुंचा है, इसलिए इसमें मौलिकता का अभाव है। दूसरी आलोचना है अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बेंथम ने मानव प्रकृति को पूरा सुखवादी माना है। उसके अनुसार मनुष्य घोर स्वार्थी और अपने सुख के लिए ही प्रयास करने वाला प्राणी है। लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य स्वार्थी ना होकर परोपकारी भी है। वह दूसरों के लिए भी जीवन जीता है। इसलिए यह सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है जो मानव प्रकृति का गलत चित्रण करता है। तीसरी आलोचना स्पष्टता का अभाव। बेंथम ने सभी कार्यों का आधार अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के विचार को माना है। बेंथम ने स्पष्ट नहीं किया कि प्रधानता व्यक्तियों की संख्या को दी जाए या फिर सुख की मात्रा पर। इसलिए इस विषय में यह सिद्धांत पथ प्रदर्शन न करके अस्पष्ट और दोषपूर्ण बन गए। चौथी आलोचना सुखवादी मान्यता दोषपूर्ण है। बेंथम केवल सुख को ही मानवीय क्रियाओं का एकमात्र प्रेरक मानता है। आलोचकों का यह कहना है कि यदि संसार में केवल सुख को ही प्रेरक मान लिया जाए तो सुखों की प्राप्ति की होड़ लग जाएगी। इससे कर्तव्य और स्वार्थ का संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है, न कि सुखवादी दृष्टिकोण पर। पांचवी आलोचना है सुखवादी मापन यंत्र दोषपूर्ण। बेंथम के द्वारा बताई गई इस विधि से सुखों की मात्रा को सही ढंग से मापना असंभव है। एक समय पर सुख देने वाली वस्तु दूसरे समय पर दुख भी दे सकती है। रुचि वैचित्र्य के कारण अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी की रुचि किसी चीज में है तो किसी की रुचि किसी चीज में। इसे सुखवादी मापन यंत्र में अस्पष्टता और अनिश्चितता है। छठी आलोचना है बहुसंख्यकों की निरंकुशता। बेंथम का ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के सुख पर नहीं बल्कि बहुसंख्यकता के जोर पर देता है, सुख पर जोर देता है। यदि बहुसंख्यक अपने आनंद के लिए अल्पसंख्यकों को भी दास बनाना चाहें तो उचित है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धांत बहुसंख्यकों के अत्याचार को उचित और न्यायपूर्ण ठहराता है। सातवीं आलोचना नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम ने केवल भौतिक सुखों के आधार पर ही अपना सिद्धांत खड़ा किया। उसने सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना है। उसकी दृष्टि में उच्च नैतिक भावना, अंतःकरण और धर्म अधर्म का कोई महत्व ही नहीं। इसलिए बेंथम ने नैतिकता की घोर उपेक्षा करके अव्यवस्था को ही जन्म देने वाली स्थिति पैदा। आठवीं आलोचना है कि सुखों के गुणात्मक भेद की बेंथम ने उपेक्षा की। बेंथम की दृष्टि में विभिन्न वस्तुओं और कार्यों से प्राप्त सुख मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। लेकिन सच ये है कि एक चित्रकार को चित्र बनाने में जो सुख मिलता है
वह उस चित्र को देखने वाले के सुख से अलग होता है। इसलिए बेंथम का यह सिद्धांत गुणों की उपेक्षा करने के कारण दोषपूर्ण बन गया। 9वीं आलोचना ये हुई है कि यह सिद्धांत अतर्कसंगत है। बेंथम ने एक सुख से दूसरे सुख की उत्पत्ति की बात तो कही है, लेकिन उस सुख के जनक की अवहेलना करते। प्रत्येक सुख की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और बेंथम इसका कारण बताने में असफल हुई है, इसलिए यह सिद्धांत तर्कसंगत नहीं। 10वीं आलोचना ये की गई है कि सभी सुख समान नहीं होते। बेंथम ने भौतिक सुख और मानसिक सुखों को समान माना है। शरीर और आत्मा की अनुभूति के उद्देश्य और मात्रा असमान होते हैं। बेंथम ने मात्रात्मक आधार पर सुखों में अंतर मानकर मनुष्य को पशु स्तर तक गिरा दिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद का दर्शन गलत धारणाओं पर आधारित, लेकिन इतने सारे दोषों के बावजूद भी ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित है। आधुनिक लोकतंत्र में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि प्रजातंत्र में भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को महत्व दिया जाता है और बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत भी इसी बात पर जोर देता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किया जाए। आज की क्लास में हमने जेरेमी बेंथम के द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है। उपयोगितावाद के अर्थ के बारे में हमने जाना और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की विशेषताएं और साथ ही साथ उसकी आलोचनाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।